हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 का जो अपडेटेड मटेरियल है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 10 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। अब वही इकोनॉमी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल गेन्स टैक्स से हम थोड़ा समझेंगे, बट उससे पहले 2 मिनट का समय दीजिए। बहुत अमेजिंग बात बताना चाहती हूँ। अनअकैडमी ने रेज हैंड ऑप्शन को अपने प्लेटफॉर्म पे रखा है, जिसे आप देख सकते हैं कि रेज हैंड का ऑप्शन यूज करके आप फेवरेट एडुकेटर से लाइव क्लास में बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और जो सबसे बेस्ट चीज़ है इनकी वो है लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म। इनके सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोचिंग आराम से आप अपने आप बात करिए बहुत ही सस्ते में, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, डेली आंसर राइटिंग, study booster sessions, live classes, weekly test, study material, unlimited access, structural courses, you'll get each and everything जो आप सोच भी नहीं सकते जरा से पैसों में। और अगर पैसों की प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है, अकेडमी लोन भी दे रहा है यूपीएससी के लिए। आप सेम अमाउंट को 0% रेट पे 0 प्रोसेसिंग फीस पे आराम से 12 महीने तक दे सकते हो। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, बस आपको सिर्फ आईएएस कोड का यूज करना है तो भाई आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा जाओगे। सारी चीजें का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको 20 बुकें भी दी जाएंगी, फ्री है, ये 10,000 रुपए की है, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल या ऊपर के फ्री मिलेगी। और उसके साथ ये अनअकैडमी यूपीएससी मेगा कॉम्बैट चल रहा है ना, इसमें आप स्कॉलरशिप वगैरह भी पा सकते हो। डिस्काउंट बहुत अमेजिंग है, 100% तक हो सकता है पार्टिसिपेशन पे। इनवाइट कोड है मेरा सिर्फ आईएएस, यू कैन यूज इट। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है कैपिटल गेन्स टैक्स। फिलहाल न्यूज में क्यों है इसे जानते हैं। हुआ क्या कि रिसेंटली फाइनेंस बिल 2021 ने प्रपोज करा एक अमेंडमेंट टू द रेगुलेशन जो कि रिलेटेड है कैपिटल गेन्स टैक्स से। हुआ क्या कि फाइनेंस बिल जो 2021 का था उसने एक अमेंडमेंट को प्रपोज करा है उन रेगुलेशंस पे जो कि कैपिटल गेन्स टैक्स से रिलेटेड है। तो अब हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि न्यूज़ और क्या है। तो खबर ये है कि जो अमेंडमेंट है वो कैपिटल गेन्स टैक्स पे इम्पोज करता है ऑन एनी एसेट। द अमेंडमेंट इम्पोजेस कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन एनी एसेट्स और शेयर्स रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ अ कंपनी व्हेन ही और शी रिटायर्स। जो अमेंडमेंट है वो कहता है कि भाई कैपिटल गेन्स टैक्स किसी भी एसेट या शेयर पे लगेगा जो कि पार्टनर के द्वारा रिसीव करा जाएगा किसी कंपनी के जब भी वो रिटायर होगा। तो गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि जहां पे पार्टनर कोई भी पैसा पाता है, मनी पाता है, कोई भी एसेट पाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म या एसोसिएशन, तो जो प्रॉफिट या गेन होगा दैट अराइज शैल बी चार्जेबल। जो प्रॉफिट और गेन मिलेगा उसको, है ना, जो कैपिटल गेन के तहत जो भी उसको प्रॉफिट या गेन मिलेगा वो चार्जेबल होगा। मतलब जहां जाते जाते पैसा देके जाओगे। पर समझिए जो टैक्स है ये लगाया जाएगा ऑन नोशनल गेन, मतलब ऐसा जो आपको फायदा हो रहा है, ऐसा जो गेन है जो आपका रिलाइज होता है फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट इन केस ऑफ असेट ट्रांसफर। तो इसमें जो भी गेन होता है तो भाई ये जो टैक्स है ये नोशनल गेन के पे जो है लगाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैम पूरी कहानी समझा रही हैं, हमें पहले बताइए कि आखिरकार कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। देखिए कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स ये टैक्स है जब आपके इन्वेस्टमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है ना, आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने करा है उसमें कुछ ग्रोथ होती है तो उसके ऊपर टैक्स। ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स इज द टैक्स ऑन ग्रोथ ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल करता है। कॉर्पोरेशन व्हेन इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन सेल दोस इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो कि आपने 10 रुपए का शेयर लिया और आपने जब बेचा तो 20 रुपए का हो गया था, जो फायदा हुआ उस पर जो टैक्स लगेगा। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहती हूँ जो कि कैपिटल गेन्स टैक्स इंडिया के अंदर जो लगता है उसके अंदर। देखिए टैक्स ही नहीं लगता अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं बेचते हो, है ना, तो स्टॉक शेयर हर साल बढ़ेंगे। तो ये कैपिटल गेन ऐसे नहीं देते हैं जब तक कि इनको आप बेचो ना, जितने टाइम तक आप रखे रहो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल गेन जब तक नहीं है, जब तक आपने बेचा नहीं, तब तक आपको कैपिटल गेन टैक्स देना नहीं है। कैपिटल गेन्स ट्रीटमेंट ओनली अप्लाइज टू कैपिटल एसेट। अब समझिएगा ये सिर्फ कैपिटल एसेट पे अप्लाई होता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स,
ज्वेलरी, कॉइन कलेक्शन या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, है ना, ये सब। मतलब समझो, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन पे हो रहा है जहां पे कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, समझे, जैसे कि असेट या लाइबिलिटी, समझिएगा। कैपिटल गेन्स कोई, अगर आप अपने पुश्तैनी, मतलब मान लो आपके दादा ने, परदादा ने, पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी दी है ना, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, और उससे अगर आप सोचें कि कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन हो रहा है, तो नहीं, क्योंकि इसमें कोई बिक्री थोड़ी हुई है, कोई सेल तो हुई नहीं है। सिर्फ जब ओनरशिप की ट्रांसफर होगी तभी ही यहाँ पे कैपिटल गेन्स टैक्स देगा। हालांकि अगर मान लीजिए ऐसा इंसान जिसने इनहेरिटेड करा है एसेट को, है ना, वो कोशिश करे कि भाई अब वो आगे सोच रहा है कि हमें बाबा से अपनी जमीन मिली है, अब मैं बेचना चाहता हूँ, तो फिर कैपिटल गेन्स टैक्स उसको देना पड़ेगा। अब ये कैपिटल गेन्स टैक्स फ्रेमवर्क जो है वो टैक्स को डिवाइड करता है दो तरीकों में, बेस करके टाइम फॉर विच दे आर हेल्ड। जैसे कि पहला है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है कि असेट 36 महीने 36 या उससे कम मंथ के लिए रखा जाएगा, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। क्राइटेरिया जो 36 मंथ्स का है, इसे घटा के 24 मंथ्स कर दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना घर बेचते हो, उसे 24 महीने मतलब 2 साल से कम रखने के बाद भी, मतलब अब मान लो 2 साल से कम वक्त आपके पास घर रहा और आप अपना घर बेच रहे हो, तो कोई भी पैसा जो उससे एक्स्ट्रा आएगा, इनकम जो आएगी, उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तौर पे माना जाएगा। दूसरी बात, दूसरे तरह का होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे होता है, जैसे कि जो आप 36 मंथ से ज्यादा रखते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ किस तरह से कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लगाया जाता है। हाँ, यहाँ पे सीधा आप देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ बताऊंगी एक्शन और अकाउंट समझा के, अगर बाकी तो मैंने पीडीएफ फॉरवर्ड कर दी है, अपने टेलीग्राम पे देख सकते हैं। तो एक्शन, मान लीजिए बाइंग अ कैपिटल एसेट, तो ये कॉस्ट ऑफ बाइंग हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने उसको अपने पास रखा, एसेट डेवलप हुआ थोड़ा, ठीक है, तो इसमें आप कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस लगाओगे ना, कुछ अपने उसमें ठीक ठीक कराए। उसके बाद जब आप बेचोगे, सेलिंग ऑफ एसेट करोगे, तो जो भी उससे पैसा मिलेगा उसको बेच के, है ना, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो अब आप समझिए कैसे निकाला जाएगा। जो कैलकुलेशन करते हैं वो ये करते हैं कि नोशनल गेन, मतलब जो भी उस समय आपने बेचा, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो चल रही, मतलब सेलिंग प्राइस जो चल रहा है, मान लो उस समय आपने जो अपना असेट बेचा वो बेचा 15 लाख रुपए का, और आपने जब उसको खरीदा था वो खरीदा था 10 लाख रुपए में, ठीक है। और उसके बाद उसमें भाई मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ लगाने के बाद उसकी कीमत मान लो कि हो गए 12 लाख रुपए। जब उसको आपने बेचा तो आपको 3 लाख रुपए का फायदा हुआ, ठीक है, तो ये हो गया नोशनल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है कि जो टैक्स लगाया जाता है नोशनल गेन पे, नोशनल गेन हमने आपको बताया। अब मान लीजिए नोशनल गेन वहां पे कितना था, 3 लाख रुपए, तो टैक्स मान लो लगा दिया गया 10% का इसके ऊपर, ठीक है, इसका रेट है आपका कैपिटल गेन्स टैक्स का, तो कितना हो गया 30,000 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है कैपिटल गेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये है इक्वलाइजेशन लेवाई। क्या है ये, फिलहाल न्यूज में क्यों है ये समझते हैं। देखिए, फाइनेंस बिल 2021 ने कहा कि हम इक्वलाइजेशन लेवाई में कुछ चेंजेस करेंगे, ऐसा इन्होंने प्रपोज करा। अब कुछ बात करते हैं इक्वलाइजेशन लेवाई के बारे में। हमारे देश के अंदर 6% का ईएल जो है वो 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एप्लीकेबल होता है उन पेमेंट पे जो कि डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के द्वारा की जाती है बाय नॉन रेजिडेंट कंपनीज विदाउट अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया इफ दीज एक्सीड 1 लाख अ ईयर। अभी मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, ठीक है ना, इनका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया में नहीं रहती, और ये कोई अपनी डिजिटल एडवर्टीजमेंट करवा रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो पैसा दिया जाएगा, और वो मान लीजिए कि एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर 6% का ये ईएल लगता है। 2020-21 की बात है, काफी न्यूज में रहा था कि ये जो एम्बिट था लिवाई का, इसे और
जो है बढ़ाया गया, इसमें ई कॉमर्स कंपनीज को भी ले लिया गया था और एप्लीकेबल टैक्स रेट ये 2% का उसके साथ सरचार्ज लग रहा था ऑन द अमाउंट रिसीव बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो भी पैसा पाएगा उसका यहाँ पे देखिए समझिएगा, ये पहले तो एडवर्टीजमेंट वाले पे लग रहा था, लेकिन 2020-21 में इसका दायरा और बढ़ा के ई कॉमर्स कंपनी को भी ले लिया गया था। और अब ये था कि 2% का टैक्स लगेगा प्लस सरचार्ज लगेगा उस अमाउंट पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कहानी थी। अब देखिए फाइनेंस बिल में जो बदलाव लाए हैं वो समझते हैं। तो पहले देखिए रॉयल्टी और फीस टेक्निकल सर्विसेज के लिए इसे अब हटा दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है ईएल से। गुड्स जो कि इंडियन के पास है, ओन करते हैं, इंडियन ओन करते हैं, ये भी इस पे भी कोई इक्वलाइजेशन लिवाई नहीं लगेगा। ईएल अप्लाई होगा इवन उन कंपनीज पे भी जो गुड्स और सर्विसेज मतलब गुड या सर्विसेज नहीं देती अपने प्लेटफॉर्म पे, और अगर किसी भी पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन में ये ऑनलाइन है तो चलेगा, है ना। अगर मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट भी क्यों ना ले रहे हो, नहीं, फिर समझिएगा एक बार कि ईएल अप्लाइज इवन टू कंपनीज दैट डू नॉट ओन, मतलब उनके पास गुड्स या कोई ना करती हो, प्रोवाइड करती हो सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन तब भी एंड इफ एनी पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑनलाइन, तब यहाँ पे इवन इफ इट्स ओनली इट्स ऑनलाइन पेमेंट तब भी होगा। तो ये माना जाता है कि भाई ज्यादा प्लेयर्स आएंगे इसके अंदर, ज्यादा लोग आएंगे इस लिवाई के अंदर, तो टैक्स लगाते जाओ, पैसा लेते जाओ। अब देखिए ऑनलाइन सेल जो गुड्स की है और ऑनलाइन प्रोविजन सर्विसेज की है, इसके अंदर ऑनलाइन एक्टिविटीज आएंगी जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर सेल, है ना, ऑफर फॉर सेल, या फिर कोई प्लेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, कोई परचेज ऑर्डर प्लेस करा गया, या फिर कोई परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट करा गया, तो सब कुछ इसके अंदर आएगा। पहले ये था कि इंडिया ने आर्ग्यू किया था अगेंस्ट द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के क्लेम पे, और क्लेम ऑफ लिवाई बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी, है ना। इन्होंने कहा था कि भाई हुआ क्या था कि इंडिया ने काफी आर्ग्यू किया था यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। उन्होंने कहा, उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो ये इक्वलाइजेशन लिवाई रखता है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, ये भेदभाव करता है और इससे यूएस का जो कॉमर्स है वो हर्ट करेगा यहाँ इंडिया के अंदर। तो इसमें काफी बहस चली थी। तो आई होप मैंने आपको समझाया कि इक्वलाइजेशन लिवाई क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर के हैं। तो पहला है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, काफी रहा न्यूज में, जानते हैं कि क्यों रहा। देखिए यूनियन बजट हमारा 2021-22 ने प्रपोज करा एक नई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक को, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टू कंसोलिडेट एंड टेक ओवर एग्जिस्टिंग बैड लोन। देखिए है क्या कि सारे के सारे जो जितने बैंक्स है ना, इनके पास एनपीए बहुत बढ़ गया है। तो ये हुआ, मोटा मोटा समझाती हूँ, आगे तो समझाऊंगी। तो ये हुआ कि एक ऐसा बैंक बनाया जाए ना, बहुत सारी जगह पे है, तो क्यों ना इंडिया में भी एक बैड बैंक नाम से बनाया जाए, जो इनके बैड लोन्स कहलाते हैं ना, डूब गया पैसा, एनपीए हो गया, तो ये ले ले और उसके बाद बाकी निकलवाने की जिम्मेदारी इसकी। जैसे कि मान लो कि एसबीआई का 100 करोड़ रुपए डूब गया है, ठीक है, एनपीए हो गया है, तो ये बैड बैंक क्या करेगा, ये बैड बैंक उनसे कहेगा एसबीआई से कि आप हमसे सर 60 करोड़ रुपए ले लो और ये लोन हमको दे दो, इससे आपको 60 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब ये मैं 60 करोड़ रुपए निकाल लूँ, मतलब ये 100 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी मेरी, अब मैं निकाल पाऊँ, हो सकता है उसमें से 30-40 करोड़ मिले, हो सकता है उसमें से 80 करोड़ मिले, बाकी सारा पैसा हमारा होगा, समझे। तो आइए इसको और अच्छे से समझाती हूँ कि प्रपोजल क्या है एक्चुअली में। देखिए बैड बैंक या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कह लीजिए ना, बैड बैंक तो आम भाषा में और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कह लीजिए। तो ये बजट में प्रपोज करा गया है, इसे बैंक्स के द्वारा सेटअप किया जाएगा, चाहे वो स्टेट ओन्ड हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो। एंड मतलब समझ रहे हैं इनकी ओनरशिप किसके हाथ में, इस बैड बैंक की, स्टेट ओन्ड और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों की हिस्सेदारी होगी, और यहाँ पे कोई भी इक्विटी कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से नहीं होगा। हालांकि सरकार यहाँ पे सोवरेन गारंटी दे सकती है ना, कि भैया देखो दैट कुड बी नीडेड टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, है ना, जो भी अब लोग कैसे भरोसा करें कैसे क्या हो, तो सरकार गारंटी इसकी ले सकती है। ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होगी इसके अंदर, जो सारा कुछ मैनेज करेगी, सेल करेगी बैड असेट्स को। देखिए जो ये पैसा होता है वो बैंकों का असेट होता है ना, और जब भी पैसा डूब जाता है ना, किसी को दे दो नहीं मिला वापस, तो इसलिए कहते हैं इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट,
समझे? तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये फंड्स को मैनेज करेगी इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज के लिए, और ये एक प्रॉपर वेल टाइम इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, मतलब इनके क्लाइंट के बिहाफ पे ये इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि जो फाइनेंसेस हैं और पोर्टफोलियो है इनका बढ़ सके। ये जो स्ट्रेस एसेट है ना, करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के अभी शुरुआती दौर पे तो इन्हें कोई देखा जाएगा 2.5 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है ना, जो अभी तक प्रॉब्लम में चल रहे हैं अराउंड 70 लार्ज अकाउंट्स के अंदर, तो ये पहले देखिएगी करीब 2.5 लाख करोड़ के। बैंक जो है उसे 15% कैश दिया जाएगा। यहाँ समझिएगा बहुत बढ़िया दिमाग है, जो बैंक है उनको पैसा कैसे दिया जाएगा, जैसे मैंने बताया कि 100 करोड़ का लिया उनसे एमपीए तो 60 करोड़ की तय तोड़ करी, तो इसमें 15% तो कैश दिया जाएगा, है ना, और 85% की सिक्योरिटी रिसीट दी जाएगी अगेंस्ट बैड डेब्ट्स दैट विल बी सोल्ड टू द एआरसी। मतलब भाई मान लो 60 करोड़ है तो उसका 15% तो दे दिया गया सीधा सीधा कैश, और बाकी 85% की सिक्योरिटी रिसीट दे दी गई बैंक को। तो जो स्ट्रक्चर है ना, इससे क्या होगा कि जो स्ट्रेस एसेट का लोड है बैंकों से वो कम होगा, है ना, इनके बैलेंस शीट से कम होगा, और ये अपने और काम को कर पाएंगे, और ये सारा काम जो है एक पर्टिकुलर अलग बैंक करेगा। तो अब कुछ बात एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक ये एक स्पेशल तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बाय करता है डेटर्स ऑफ द बैंक, है ना, म्यूचुअली एक अग्रीड वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि 100 करोड़ का है सपोज करो तो 60 करोड़ में तय तोड़ करके ले लिया गया। बैड बैंक प्रॉफिट अपने इसी ऑपरेशन में बनाएगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि 60 करोड़ का लिया और जब पैसा निकलवाने गया वो बैंक तो उससे 80 करोड़ रुपए पा लिया उसने, तो ये प्रॉफिट के तौर पे हो गया इसका। उसके बाद दूसरी बात, ये नरसिम्हम कमेटी जो वन थी 1991 वाली, ये फर्स्ट इन्विसाज सेटिंग अप ऑफ अ सेंट्रल एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड। इन्होंने कहा था कि भाई सेंट्रल एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाइए ताकि बैंकों को यहाँ पे इनका जो बैलेंस शीट है वो इम्प्रूव हो सके, इनकी बैलेंस शीट में से नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का पोर्टफोलियो हट सके, क्योंकि आप जानते हैं बैंक कितना काम करें, जा जाके प्रॉपर्टियां नहीं बेच पा रहे हैं ये। उसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड या आरसेल, ये ऐसी पहली एआरसी थी जिसे 2002 में सेटअप किया गया था 4 बैंकों के द्वारा। वो 4 बैंक थे एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी और आईडीबीआई। एआरसीज ये एक इनकॉर्पोरेट करी जाती है कंपनी के तौर पे कंपनीज एक्ट के तहत, तो इसके लिए तो आप चिल रहिएगा। ये रजिस्टर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में अंडर सरफाइजी एक्ट 2002 के तहत। आरबीआई ने ये भी मैंडेट करा है कि जो एआरसीज हैं ये मिनिमम एनओएफ मतलब नेट ओन्ड फंड करीब 100 करोड़ का मेंटेन करेंगी और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% का होगा इनके रिस्क वेटेड एसेट्स का। उसके साथ जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, ये एआरसीज को अलाउ करता है कि आप इक्विटी को अक्वायर कर लीजिए थ्रू कन्वर्जन ऑफ डेप्थ इनटू इक्विटी। हालांकि इनको अलाउ नहीं है कि ये इक्विटी की बिडिंग करें, है ना, स्ट्रेस कंपनीज में डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकती। सिंस द इनैक्टमेंट ऑफ सरफाइजी एक्ट को हमने कई जगह पे कई बार डिस्कस किया है। बहुत सारी इसके एक्ट के आने के बाद बहुत सारी एआरसीज जो हैं वो आ गई हैं। हालांकि जो नई एआरसी का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस फैक्ट से ड्रिवन है कि जो एग्जिस्टिंग एआरसीज हैं वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं, प्रॉब्लम्स को एनपीए की नहीं देख पा रही हैं। एग्जिस्टिंग एआरसीज जो हैं वो बहुत, इनके पास कैपिटल भी ज़्यादा नहीं है ना, रेजोल्यूशन बहुत कम हो रहा है बैड लोन्स का। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ समझाना चाहती हूँ जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। लोन्स एडवांसेस गिवन बाय बैंक्स या एफआईज, असेट्स फॉर बैंक एफआईज। अब यहाँ आपको समझाना चाहती हूँ क्या है क्या नहीं है। देखिए, ऐसे अगर हम कहें ना लोन्स एडवांसेस गिवन बाय बैंक्स या एफआईज, तो असेट्स फॉर बैंक एफआईज ऐसे हम देखते हैं। एक है स्टैंडर्ड असेट होते हैं और एक होते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ऐसा समझो कि पैसा तो इनके लिए एसेट है ना, अगर रेगुलर पैसा आ रहा है, कोई डिले नहीं है, ठीक है ना, तो 1 से 30 दिन तक का डिले है, 31 से 60 दिन तक का डिले है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। स्ट्रेस एसेट वो होते हैं जिसमें 1 से लेकर 90 दिन तक का डिले होता है ना। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे समझो कि देखो, पहले फिर से एक बार क्लियरली समझो, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको बिल्कुल एनपीए तो दिमाग में घुस जाए। देखो ऐसे समझते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये हो गया स्टैंडर्ड असेट
ठीक है, और ये होते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब स्टैंडर्ड असेट में देखो यहाँ दो तरीके, दो मतलब निकलेंगे, एक तो है रेगुलर और दूसरा है स्ट्रेस्ड। तो अब रेगुलर का मतलब कि कोई देरी नहीं हो रही है, कोई भी नील डिले है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत तुरंत पैसा आ रहा है, लोन किसी ने दिया, इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे रहा है। स्ट्रेस का मतलब 1 से लेकर 90 दिनों के बीच का डिले है, इसमें कि एक इसके भी अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है SMA 0, मतलब इसमें 1 से लेकर 30 दिन का डिले हुआ। फिर आता है SMA 1, जिसमें 31 से लेकर 60 दिन का डिले हुआ। और फिर आता है SMA 2, जिसमें 61 से लेकर 90 तक का डिले हुआ। अब उसके बाद कैटेगरी अगर 90 डेज से ऊपर डिले होता है तो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट में चले जाते हैं। अब इसमें यहाँ समझिएगा क्या है, सब स्टैंडर्ड असेट, जो सब स्टैंडर्ड असेट है इसमें NPA 12 महीने तक रहता है। फिर आते हैं डाउटफुल असेट, जिसमें कि भाई NPA जो है वो 12 महीनों से ज्यादा हो जाए। और उसके बाद लॉस असेट वो होते हैं जो रिकवर नहीं हो सकते, नॉन रिकवरेबल हैं। ठीक है, तो ये कुछ कहानी होती है जिसे मैंने आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करती है। क्लियर है आपको इतना कुछ? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इतना ही रखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।